19 जून 2005 तमिलनाडु के पड़ूर गांव में एक छठी सदी के मंदिर के पुजारी हर दिन की तरह मंदिर जाते हैं अपना काम करने के लिए। वो अपनी धोती में चाबी लटकाए हुए दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं क्योंकि कुछ ही घंटे बाद संडे की भीड़ जमा होने वाली है मंदिर में। पर जब वो उधर पहुंचते हैं वो देखते हैं कि मंदिर के मेन दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। वो उधर चिल्लाने लग जाते हैं और कुछ ही देर में कई गांव वाले उधर पहुंचते हैं। 1 घंटे बाद पुलिस आती है। सब दंग हो जाते हैं ये देखकर कि 13 में से 13 मूर्ति उधर से गायब है। एक स्निफर डॉग की मदद ली जाती है। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, पर किसी को भी ये मालूम नहीं है कि चोर मूर्तियां लेकर गए तो कहाँ गए। पुलिस ये सोच रही है कि ये पुजारी ने तो ये चोरी नहीं करी, पर पुजारी जी ने अपने पिताजी की तरह 15 साल इन भगवान की मूर्तियों की सेवा करी है, उनको साफ किया है और उनकी पूजा करी है। पर पुलिस को ये नहीं पता कि ये मूर्तियां कुछ ही दिन बाद हजारों मील दूर न्यूयॉर्क में मिलती है। एक बहुत बड़ी आर्ट ऑफ द पास्ट गैलरी में, जहाँ उन पर $2.5 मिलियन का दाम है। इस चोरी के पीछे है सुभाष कपूर, आर्ट डीलर सुभाष कपूर, एक रिस्पेक्टेड आर्ट एक्सपर्ट। ये कहानी एक ऐसे आदमी की जिसने अपना बिजनेस एम्पायर बनाया ऐसी लूट से। इसी लूट की वजह से 2014 की फोटो भी पॉपुलर हुई, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हुए हैं। और जो साइड में आप नटराज देख रहे हो, ये 11वीं सदी की मूर्ति है जो एक इंडियन मंदिर से चुराई गई थी और फिर ऑस्ट्रेलिया की नेशनल गैलरी में बेची गई थी। ये कहानी है उस आदमी की जिसने दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एंशिएंट आर्ट स्मगलिंग का बिजनेस बनाया। 2005 की चोरी के बाद अगले साल तमिलनाडु के एक गांव में एक और चोरी होती है। तमिलनाडु के कोरमंडल कोस्ट के पास श्री पुरंथन गांव है। इस गांव में आपको श्री बृहदेश्वर मंदिर मिलेगा। सिर्फ भगवान के इस मंदिर में करीब 10 साल से रेगुलर पूजा नहीं हो रही, इसलिए मंदिर के दरवाजे बंद ही रहते हैं। जनवरी 2006 में देर रात 2 लोकल आदमी रत्नम और कालिया परिमल इस मंदिर में घुसते हैं। मंदिर के अंदर चोला डायनेस्टी के 8 ब्रॉन्ज से बनी मूर्तियां हैं। चोला डायनेस्टी के दौरान हमारे देश का वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल आर्टिस्टिक पीरियड था। चोला ब्रॉन्जेस अपनी क्राफ्टमैनशिप और क्रिएटिव टेक्निक लिए माने जाते हैं। हर एक मूर्ति एक यूनिक ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक समान आपको 2 मूर्तियां नहीं मिलेंगी। ये दोनों आदमी 8 में से 3 मूर्तियां ले लेते हैं और ताले को उसी कंडीशन में डालते हैं जिससे किसी को पता ही नहीं चले कि मंदिर में चोरी हुई है। इन दोनों चोरों को अपने बॉस से 2 लाख रुपए मिलते हैं। पुलिस को ऐसी चोरी के बारे में पता है, इसलिए एक स्पेशल एनफोर्समेंट यूनिट भी बनाया जाता है। ये है आइडल विंग, जो उन मूर्तियों की चोरी को हैंडल करता है जिनकी वैल्यू 5 लाख से ज्यादा है। इन चोरियों को रोकने के लिए ये आइडल विंग एक तरकीब सोचता है कि क्यों ना हम छोटे मंदिरों से, जहाँ इतनी सिक्योरिटी नहीं है, उधर से मूर्तियां लें और बड़े मंदिरों में डाल दें। जब गांव में कोई बहुत बड़ा त्योहार होगा तब हम ये मूर्तियां लौटा देंगे। नमः शिवाय। पर उनकी सेंट्रल प्लेस एक बड़ा मंदिर रहेगी जहाँ सिक्योरिटी हम दे पाए। इसीलिए पुलिस का ये विंग तमिलनाडु के गांव के विष्णु मंदिर में जाता है। इस मंदिर में लोग हर 3 से 4 महीने में एक ही बार आते हैं पूजा करने के लिए, इसीलिए वो इधर की मूर्तियां दूसरे पास वाले मंदिर में ट्रांसफर करना चाहते हैं। ये ट्रांसफर चुपचाप और बिना सेरेमनी के किया जाता है ताकि किसी को भनक भी ना हुए। कोई फोटोग्राफ्स नहीं ली जाती, कोई इन्वेंट्री नहीं बनाई जाती। भगवान की मूर्तियाँ बिना किसी पेपर ट्रेल के ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। इस ट्रांसफ़र के बाद बड़े वाले पेरुमल मंदिर में अब 18 मूर्तियाँ हैं। पर कुछ ही दिन बाद इसी मंदिर में एक और चोरी होती है। चोर पूरे मंदिर को साफ कर देते हैं। तो जहाँ पहली चोरी तमिलनाडु के इस गांव में हुई थी 2006 में, दूसरी चोरी पेरुमल मंदिर में होती है 2 साल बाद। अब पहली चोरी हो गई है, इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं है। दूसरी चोरी भी लोगों को इमीडिएटली नहीं पता चलती। कुछ दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तब पूरा गांव शॉक हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद वो सोचते हैं कि अगर बड़े मंदिर में चोरी हो रही है तो छोटे मंदिर का क्या।
तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई जाती है और ये डिसाइड किया जाता है कि गांव के मंदिर में ग्रिल डोर बनाया जाएगा। पर इस ग्रिल का दरवाजा बनाने से पहले किसी ने ये नहीं झांका कि भाई गांव के मंदिर में मूर्तियां है भी या नहीं। उनको कुछ आइडिया नहीं कि उधर से भी साफ सफाई हो चुकी है। गेट बनने के बाद लोगों को पता चलता है कि उनको चूना लगा दिया गया है, जिसके बाद 2 केसेस रजिस्टर होते हैं। पर क्योंकि आइडल विंग के बाद ना कोई फोटोग्राफ्स है ना रिकॉर्ड, इस वजह से किसी को पकड़ा नहीं जाता। पर एक आदमी इन सारे केसेस की छानबीन कर रहा है जो हमारी कहानी का हीरो होगा। ये है डीएसपी सेल्वराज। वो 18 महीनों से पुलिस के आइडल विंग में काम कर रहे हैं। पर ये आइडल विंग कोई प्रीमियम पोस्टिंग नहीं है। पुलिस कर्मचारियों के लिए पनिशमेंट पोस्टिंग मानी जाती है। वो पुलिस ऑफिसर्स जिनको सरकार पसंद नहीं करती, उनको इस डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। इस डिपार्टमेंट की इतनी बुरी हालत है कि 2010 आते आते इस डिपार्टमेंट में बस 9 पुलिस कर्मचारी हैं। पर सेल्वराज हार नहीं मानना चाहते। सबसे पहले वो डिसाइड करते हैं उन चोरों चक्कों को इंटरव्यू करना जो इलाके में मशहूर है। उनकी तहकीकात में 2 नाम सामने आते हैं। उनके फोन इंटरसेप्ट करे जाते हैं और ये पाया जाता है कि वो तमिलनाडु के गांवों से कई बार चेन्नई आते हैं भारी चीजों के साथ। सेल्वराज उनके कॉल्स मॉनिटर कर रहे हैं और उनके कॉल्स में एक नाम बार बार लिया जाता है, संजीवी अशोकन का, केरला के एक आर्ट डीलर जो चेन्नई में एक गैलरी के ओनर है। संजीवी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, पर सेल्वराज मानते हैं कि ये छोटे से लोकल चोर ऐसा काम बिना किसी बड़े बॉस के नहीं करेंगे। सेल्वराज उन 2 चोरों चक्कों को फॉलो करते हैं। वो देखते हैं कि उनके हाथ में एक बोरी है जिसमें कई भारी चीजें हैं। उनको फॉलो किया जाता है इस उम्मीद में कि ये 2 चोर उनको संजीवी तक पहुंचा सकते हैं। कुछ ही सेकंड बाद सेल्वराज को एक सिल्वर क्वालिस गाड़ी दिखती है जो संजीवी की गाड़ी है। सेल्वराज मानते कि उनकी मूवमेंट आ गई, पर सडनली उनको रियलाइज होता है कि उनकी एक खबर किसी ने लीक कर दी है। क्वालिस में बैठे लोगों को पता चल गया है कि पुलिस उनका इंतजार कर रही है। इससे वो इमीडिएटली यू टर्न मारते हैं और भाग जाते हैं। संजीवी तो उनकी पकड़ में नहीं आते, पर सेल्वराज उन 2 चोरों को पकड़ लेते हैं। उन दोनों की क्वेश्चनिंग करी जाती है और इमीडिएटली वो बोल देते हैं कि उनके बॉस संजीवी हैं और वो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि गांव के मंदिरों में चोरी वही कर रहे हैं। अब सेल्वराज को समझ आता है कि कोई छोटी चोरी नहीं है, बल्कि एक इंटरनेशनल रैकेट है। मार्च 2009 में वो संजीवी का एक कॉल टैप करते हैं, जहाँ संजीवी बताता है कि वो कुछ ही दिन बाद अपनी लोकेशन से भाग रहा है। सेल्वराज को जल्दी कदम लेना होगा, इससे वो उसी रात कोची के उस होटल में जाते हैं जहाँ संजीवी ठहरा हुआ है। फोन की लाइंस कट कर दी जाती है, सारे एग्जिट्स पर पुलिस गार्ड तैनात हैं और सेल्वराज 11वें फ्लोर पर जाते हैं जहाँ संजीवी मौजूद है और उसके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हार्ड डिस्क और फाइलें जब्त कर ली जाती है। पर जब कंप्यूटर्स और फाइलें में देखा जाता है तो सब खाली है, सारी चीजें फेंक दी गई हैं, डिलीट कर दी गई हैं। तो अब उनके पास कोई सबूत नहीं है कि इस रैकेट को चला कौन रहा है। पर संजीवी से सेल्वराज को कई और मूर्तियां मिलती हैं, पर ये हमें कुछ आइडिया नहीं है कि संजीवी इन मूर्तियों को शिप कहाँ कर रहा है, किससे उसको पैसे मिल रहे हैं और इस रैकेट का एक्चुअल मास्टरमाइंड कौन है। संजीवी इन्वेस्टिगेशन में फाइनली टूट जाते हैं और अपने मास्टरमाइंड का नाम बताते हैं, एक फॉरेनर जिसका नाम है सुभाष कपूर। 1949 में जन्मे सुभाष कपूर की एंट्री इस दुनिया में अपने परिवार के इंस्पिरेशन से हुई। उनके पिताजी परशोत्तम राम कपूर दिल्ली में 1962 में आए और उन्होंने एक गैलरी एस्टैब्लिश करी जहां पहाड़ी पेंटिंग्स और हिमालयन किंगडम्स के आर्ट वर्क्स बेचे जाते हैं। परशोत्तम कुमार ने अपने कनेक्शंस यूज करे ताकि वो इन आर्ट क्राफ्ट्स को सोर्स कर सकें और फिर उन्होंने अपने बच्चों को इस आर्ट की तरकीबें सिखाई। 25 साल के सुभाष 1974 में यूनाइटेड स्टेट्स चले जाते हैं और उधर वो एक छोटे से डीलर बन जाते हैं। वो अमेरिका में इलीगली ऐसे कोई टेराकोटा आर्टिफैक्ट्स बेचते हैं जो उनको वेस्ट बंगाल के चंद्रकेतुगढ़ की अबैंडन्ड साइट से मिलते हैं। अब हमारे देश में कोई एनफोर्समेंट तो थी नहीं, तो सुभाष कपूर ने वेस्ट बंगाल के इस इलाके में
इन सारे आर्ट वर्क को इलीगली जमीन से निकाला और वो अमेरिका में बेचने लग गए। धीरे धीरे ये आदमी जो एक छोटा सा आर्ट डीलर था, एक इंटरनेशनल इलीगल एम्पायर क्रिएट करने वाला था। पर ना इस दुनिया में आपको लेजिटिमेसी और क्रेडिबिलिटी भी चाहिए होती है, और सुभाष बहुत चालाक था। इसे वो कुछ आर्ट पीसेस न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में गिफ्ट करने लगा, जैसे ये जिसमें उसका और उसकी बेटी का नाम भी छपा हुआ है, ताकि वो ऐसे म्यूजियम्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर पाए जो आगे आके यूजफुल हो सकता है। पर टर्निंग पॉइंट सुभाष की जिंदगी में आता है 2 साल बाद 1976 में, जब वो अपनी गैलरी खोलता है मैडिसन एवेन्यू और 89th स्ट्रीट के कोने में, आर्ट ऑफ द पास्ट। ये गैलरी मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट जैसे कई बड़ी म्यूजियम से बहुत पास में ही है, और इसके साथ सुभाष कपूर ने न्यूयॉर्क की हाई सोसाइटी में एंट्री कर ली है। यहाँ तक कि 1995 में सुभाष की न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में अपनी आर्ट गैलरी है, और सिडनी जैसे शहरों में वो बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस करता है। और अब वो कोई छोटे मोटे पीसेस में डील नहीं कर रहा। जैसे 2007 में उसकी डीलिंग होती है 35 करोड़ के ये 12वीं सदी के चोला ब्रॉन्जेस में। हाँ, ये वही आर्ट पीसेस हैं जो हमारी कहानी में चोरी हुए थे। अगर बायर मानता कि मेरे पास 35 करोड़ पैसे देने के लिए है ही नहीं, तो सुभाष कपूर एक और चोरी के आइडल आगे पकड़ा देते इस डील को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। बिजनेस डील्स करने के लिए वो चोरी का माल तो बेचते ही, इसके अलावा झूठी कहानियां भी बताने लग जाते हैं। अब जहाँ सुभाष कपूर न्यूयॉर्क और दुनिया के एलिट के साथ मिलता जुलता, उसको एक आदमी चाहिए था जो एक्चुअली काम कर सके, जो उसकी गैलरी को आर्ट पीसेस से भर सके, और ये आदमी संजीवी था। संजीवी समझता था इन स्टैचूज की वैल्यू, लोकल कहानियां और छोटे चोरों चक्कों को ढूंढना जो अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर मंदिरों में चोरी कर सके। इसलिए संजीवी एक ब्रिज बन गया देश के मंदिर में चोरों के बीच और न्यूयॉर्क के एलिट्स के बीच। सुभाष के इस काम को करने के लिए संजीवी को बहुत पैसे मिलते। अब ये दोनों आदमी इन चोरियों से अय्याशी करते, पर उनको ये नहीं पता था कि उनकी बातों को एक आदमी ट्रैक कर रहा था। 21वीं सदी में शिपिंग एक्सपर्ट एस विजय कुमार, जो उस किताब के ऑथर है जो हमने इस वीडियो बनाने के लिए यूज करी है, उनका ऑब्सेशन बन जाता है उन चोरियों को ट्रैक करना जो देश के मंदिरों से हो रही है। वो एक वॉलंटियर्स का ग्रुप इकट्ठा करते हैं जिसका नाम है इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट। ये ग्रुप सारी डिटेल्स निकालता रहा कि चोरी कहाँ हो रही है, किस चीज़ की हो रही है और उसकी वैल्यू क्या है। उन्होंने एक बहुत अजीब पैटर्न नोटिस किया। मंदिरों से आइडल्स चुराए जाते और कुछ महीनों बाद बहुत एलीट और मशहूर मैनहट्टन की आर्ट गैलरीज में ये पीसेस दिखने लगते। 2010 में एक टर्निंग पॉइंट आया जब विजय कुमार को एक टिप मिलती है सुभाष कपूर के बारे में। उन्होंने देखा कि सुभाष कपूर चोला डायनेस्टी में बने ब्रॉन्जेस को बेच रहे थे, पर इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट ने एक डिटेल नोटिस करी। इंस्क्रिप्शन में गांव का नाम सुथावली लिखा था, जबकि असली नाम है सुतामल्ली, बस एक अक्षर का फर्क। लेकिन इसी एक गलती की वजह से चोरी सालों तक सरकारी रिकॉर्ड में पकड़ी ही नहीं गई। टीम को ये रियलाइज हो गया कि सुभाष कपूर ऐसी चीजें जानबूझकर कर रहा है ताकि ऑफिशियल रिकॉर्ड से ये पीसेस पूरी तरह मिट जाए। अब जहां तमिलनाडु और इंडियन सरकार के ऑफिशियल चैनल्स ब्यूरोक्रेसी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, इन डिजिटल वॉलंटियर्स ने इंडिया में हो रही बड़ी चोरियों की इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली। अब सुभाष कपूर के पीछे सेल्वराज जैसे ऑफिसर्स हैं, इंडियन प्राइड प्रोजेक्ट जैसे वॉलंटियर्स हैं, और अब इस टीम में जुड़ने वाले थे अमेरिकन ऑफिसर्स। 2009 में न्यूयॉर्क में होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस के ऑफिस में एक नए ऑफिसर भर्ती होते हैं। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से विजय कुमार ऑफिसर का असली नाम नहीं बताते, वो किताब में ऑफिसर को इंडी बुलाते हैं। इस ऑफिसर का बस एक मकसद है, इटली, इराक, कंबोडिया जैसे देशों में हो रही कल्चरल चोरियों को रोकना, और जल्द ही उसका मेन टारगेट इंडिया होने वाला है। इस ऑफिसर को 2007 में एक पुराने केस की फाइलें मिलती हैं। मार्च 2007 में एक बहुत बड़ा कंटेनर मुंबई से न्यूयॉर्क की तरफ जाता है। डिक्लेरेशन के हिसाब से इस कंटेनर में मार्बल से बना हुआ गार्डन फर्नीचर है, पर पोर्ट अथॉरिटीज देखती हैं कि भाई इस कंटेनर का वेट तो बहुत ज्यादा है, और एक्सपोर्टर का नाम एक टेक्सटाइल कंपनी है, ना कि एक फर्नीचर कंपनी। अब जो इंडियन कस्टम ऑफिशियल थे उनको ये तो पता था कि माल में कुछ तो गड़बड़ है,
पर उनके पास इतनी लीगल अथॉरिटी नहीं थी कि वो इस चीज को जब्त कर सके। जब तक पेपर वर्क कंप्लीट हो ही रहा था तब तक ये कार्गो मुंबई छोड़कर न्यूयॉर्क की तरफ जाने लगा, पर ये लीगल अथॉरिटी यूएस कस्टम्स के पास कंप्लीट थी। उन्होंने जांच स्टार्ट करी और उन्होंने पाया कि इस कंटेनर में गार्डन फर्नीचर नहीं बल्कि $20 मिलियन के चुराए हुए इंडियन ट्रेजर्स हैं। एंशिएंट स्टैचूज और आर्टिफैक्ट्स हैं जो 2000 साल पुराने हैं। ये कंटेनर की डिलीवरी हो रही थी सुभाष कपूर के लिए, और सुभाष कपूर तो जाने वाला था इस चीज़ को कलेक्ट करने के लिए, पर उसको एक टिप ऑफ मिल गई। उसको किसी ने बता दिया कि भाई तेरा कंटेनर जब्त होने वाला है, उधर मत जाना कलेक्ट करने। किसने वार्निंग दी? इंडियन एम्बेसी में बैठे एक ऑफिशियल ने। अब सुभाष कपूर को तो वार्निंग मिल जाती है और $20 मिलियन के जो स्टैचूज थे उनको भी साइड में रख दिया जाता है और इन्वेस्टिगेशन उधर ही बंद कर दी गई। जो हमें क्लियरली बताता है कि जिसकी भी ये शिपमेंट थी वो बहुत वेल कनेक्टेड आदमी था। अब इंडी जो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसके पास फुल प्रूफ एविडेंस नहीं है। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है निम्बस इंपोर्ट्स पर फोकस करके, जो इस शिपमेंट का ओरिजिनल इंपोर्टर था। उसको पता चलता है कि ये कंपनी उल्टा बंद नहीं हुई, पर उसने उल्टा अपने ऑपरेशंस एक्सपैंड कर दिए लंदन, हांगकांग और दुबई में। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि निम्बस इंपोर्ट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में हो, स्टोन डेकोर के बारे में, गार्डन फर्नीचर के बारे में। पर इंडी को एक आदमी मिलता है कैलिफोर्निया में, एक बायर, जो पहला इन्फॉर्मेंट बन जाता है इस केस का। इन्फॉर्मेंट बनने के बाद वो सुभाष कपूर के साथ मीटिंग्स करता है और सारी मीटिंग्स को रिकॉर्ड करता है। कई टाइम तक इंडी इस ऑपरेशन को लीड कर रहा होता है और वो सडनली चौंक जाता है कि ये ऑपरेशन कितना बड़ा है। सुभाष कपूर ने मानो एक फैक्ट्री बना रखी है फेक पेपर वर्क की। उसकी टीम में कई असिस्टेंट्स हैं जो ऐसे कैटलॉग्स बनाते हैं जैसे मानो वो ऑथेंटिक हो। कई चीज़ों के लिए तो उसको ऑथेंटिक सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है। अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए इंडी को इंडियन सरकार का सपोर्ट भी चाहिए, और ये हासिल करना इतना आसान नहीं है ब्यूरोक्रेसी की वजह से। पर फाइनली इंडी को पता चलता है विजय कुमार की टीम के बारे में। दोनों फिर एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने लग जाते हैं और इस चोरी के नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी टाइम उनकी किस्मत भी रंग लाती है और उनको एक लकी ब्रेक थ्रू मिलता है। ग्रेस परमस्प्री, जो खुद एक आर्ट डीलर है और सुभाष कपूर की गर्लफ्रेंड थी 10 सालों के लिए, उनकी सुभाष से लड़ाई हो जाती है और वो एक लीगल केस भी हार जाती है। ग्रेस ने सुभाष पर एक केस डाला था बिजनेस डिस्प्यूट्स के चलते। अब ग्रेस बदला लेना चाहती है और इस बदले के लिए ही वो सुभाष के बिजनेस को टारगेट करती है। वो ब्रुकलिन म्यूजियम के पब्लिक ब्लॉग में जाकर कमेंट्स करती हैं कि इस म्यूजियम में जो रिसेंटली चोला डायनेस्टी के भगवान शिव की मूर्तियां आई हैं, क्या उनका सुभाष कपूर से कुछ लेना देना है या नहीं। अब म्यूजियम इस सवालों के जवाब नहीं देता, पर इंडी इन सारे कमेंट्स को जरूर पढ़ रहा है। क्योंकि ग्रेस को इस सारी चीज़ों की जानकारी है, इंडी देखता है कि ग्रेस ने कमेंट्स में लिखा हुआ है कि म्यूजियम ने जो मूर्ति ली है वो पेपर वर्क चाहे उनको साफ दिखता हो, पर वो एक्चुअली फेक पेपर वर्क है और ये सारी मूर्तियाँ चोरी करी गई हैं। अब फोकस आ जाता है सुभाष कपूर पर, क्योंकि बस वही आदमी है जो पूरी कहानी हमें बता सकता है। और सुभाष की बदकिस्मती है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ग्रेस उसके पीछे पड़ी हुई है। ग्रेस आइडल विंग को सुभाष की फोटोग्राफ देती है और उसकी ट्रैवल आइटिनरी भी, जिससे पुलिस को पता चल जाता है कि अक्टूबर 2011 में वो जर्मनी में एक आर्ट अफेयर अटेंड करने जा रहा है। 30 अक्टूबर 2011 में सुभाष कपूर फ्रैंकफर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर पर जा रहा है, पर वीज़ा स्टैंपिंग की बजाय उसको इंटरपोल, जो एक इंटरनेशनल पुलिस एजेंसी है, वो अरेस्ट कर लेती है। एक जर्मन जेल में वो 8 महीने बिताता है और अपनी आज़ादी के लिए कई पिटिशंस फाइल करता है मद्रास हाई कोर्ट और इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में, ताकि उसको जर्मनी से इंडिया ना भेजा जाए। पर 14 जुलाई 2012 को ये सुभाष कपूर, जो एक ज़माने में अमेरिका के अमीरों के साथ घूमता फिरता, चेन्नई एयरपोर्ट में लैंड करता है, वो भी हैंडकफ्स में। उसके सामने पुलिस इतना सारा एविडेंस रखती है
कि सुभाष कपूर को पता चल जाता है कि उसके पास भागने का कोई रास्ता बचा ही नहीं। मानो उसको सीआईडी के शो में एक चाटा मार दिया गया है और वो अपने पूरे प्लान्स की पोल खोल देता है। वो बताता है कि उसने कैसे तमिलनाडु के मंदिरों से संजीवी की मदद से 18 मूर्तियां चुराई। वो बताता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड और गैलरी के मैनेजर को यूज किया फेक पेपर्स बनाने के लिए। कैसे उसने शिपमेंट्स डिवर्ट करी हांगकांग और लंदन से ताकि इन मूर्तियों को एक नई आइडेंटिटी मिल जाए अमेरिका पहुंचने से पहले। कैसे उसने चोरी की मूर्तियां बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के एशियन सिविलाइजेशन म्यूजियम में बेची, जिसके बाद यूएस होमलैंड सिक्योरिटी और इंडियन आइडल विंग ऑपरेशन हिडन आइडल लॉन्च करता है, जिसकी वजह से उनको 250 ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं जो चोरी हुए हुए थे, जिनकी वैल्यू $100 मिलियन से ज्यादा थी। सुभाष कपूर के फिर अरेस्ट के बाद एक और जंग स्टार्ट हो जाती है। ये जंग है उन मूर्तियों को इंडिया वापस लाने की। अब कई म्यूजियम्स जहाँ चोरी की मूर्तियां हैं, उनको इन मूर्तियों पर डाउट था और वो कुछ करना नहीं चाहते थे। नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया के डायरेक्टर ने तो ये तक कहा कि उनका ड्यू डिलिजेंस वर्ल्ड क्लास है और जो $5 मिलियन की मूर्ति है उनके म्यूजियम में, वो चोरी की नहीं है। पर विजय कुमार की इन्वेस्टिगेशन टीम ने फोटोज दिखाई कि जो मूर्ति ऑस्ट्रेलिया में है वो एक्चुअली चोरी की गई थी। टीम ने फोटोग्राफ दिखाई 1974 से, जहां ये मूर्तियां एक मंदिर में थी। इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया की गैलरी को 1972 एक्ट के बारे में भी बताया, जिसके हिसाब से कोई भी मूर्ति जो 100 साल से ज्यादा पुरानी है उसको इंडिया बाहर ले जाने के लिए एक सरकारी परमिट चाहिए होता है। अगर आपके पास परमिट ना हो, जो नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं था, तो उनको ये मूर्ति इंडिया को वापस देनी होगी बिना किसी कॉम्पनसेशन के। और इसी वजह से 4 सितंबर 2014 को ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर पर्सनली प्रधानमंत्री मोदी को ये मूर्तियां वापस करते हैं। नटराज तमिलनाडु के गांव में वापस लौटाई जाती हैं और ये पूरा गांव उस दिन सेलिब्रेट करता है। ये हुआ उन ऑफिसर्स और वॉलंटियर्स की वजह से जिन्होंने मानो अपनी जिंदगी का मिशन बना दिया इन मूर्तियों को लौटा। पर याद रहे कि अभी भी हमारे देश की कई मूर्तियां और आर्टिफैक्ट्स देश वापस नहीं आए।